नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमीत जैन एंड हमारे चहेते सुभाष चंद्र जी दोबारा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपकी बहुत रिक्वेस्ट थी कि जो 2-3 वीडियोस हमने बनाई हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड है कि इनसे और डिटेल में बात की जाए कुछ मुद्दों के ऊपर जो राष्ट्र हित की बातें हैं। तो मैंने भी रिक्वेस्ट किया है। सर, सबसे पहले आपको जुड़ने के लिए धन्यवाद और जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम। सर, एक मुद्दा है जो बहुत लोगों ने बात करी है आपसे डिस्कस करने की, क्योंकि एक तो आप रिसर्च बहुत डीपली करते हैं और आपके आर्टिकल्स ऑलरेडी 10-12 सालों से लोग सुनते आ रहे हैं, प्रभावित भी होते हैं और गवर्नमेंट तक आपकी बातें सुनी जाती हैं। आज मुद्दा थैंक यू। है, एक एक मोदी जी बात करते थे, मैंने परिवारवाद की जो पॉलिटिक्स है, इसे भारत से खत्म करना है। लेकिन एक ऐसा परिवारवाद है जो हमारे हमारे यहाँ पर बहुत डीपली इम्प्लीमेंट हुआ है और उसका तोड़ अभी तक निकाला नहीं है। वो है कोलेजियम सिस्टम का। और दोबारा से कोलेजियम नामक सांप ने अपने फन उठाने शुरू कर दिए हैं। सर, ये रोग जो हमारे देश में कोलेजियम का है, पूरे दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा है। ये कोलेजियम सिस्टम है क्या? कुछ समझाइए और इसे खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए और ये रोग कब खत्म होगा? ये समझाइए सर प्लीज। खत्म करने की बात तो बाद में करेंगे। पहले मैं बताऊं कि हमारे हमारे दर्शकों को, आपके दर्शकों को ये बात तो बहुत कहते हैं कि जी कोलेजियम खत्म करना चाहिए, कोलेजियम से फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म फैल रहा है, तो इसको तो खत्म कर देना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों को, वैसे बहुत ज्ञानी लोग भी हैं, पता होगा, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि ये कोलेजियम जो एक कोड़ है, कोड़, इसको मैं कोड़ कहता हूँ, बीमारी है, ये पैदा कैसे हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो इसके लिए पहले आपको एक बात बड़ी समझनी पड़ेगी कि आपने हमारे त्रिदेव सुने होंगे ना, ब्रह्मा हाँ विष्णु जी। महेश। वो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, उनका जो जो जॉब प्रोफाइल है, जिसे कहते हैं एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ वर्क है, वो तीनों का अलग है और वो तीनों कभी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते। ब्रह्मा जी ने अगर रावण को वरदान दे दिया तो दे दिया, शंकर जी ने कभी पूछा नहीं जी ब्रह्मा जी आपने क्या किया है, और विष्णु ने कभी नहीं पूछा आपने क्या किया, मेरे को राम का अवतार लेना पड़ेगा। तो ये मैं एक मोटी बात बता रहा हूँ कि वो तीनों का जो एरिया है वो इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे में दखल नहीं देते। सिमिलरली नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ एक तरह से मान सकते हैं। आप देखिए हमारे संविधान में 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन तीनों का भी जो फंक्शनिंग है, इट इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। इनको भी, इनसे भी ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है, किया जाता है कि एक दूसरे के काम में आप दखल नहीं देंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन वो क्या, ये जो कोलेजियम है, इसने सबसे पहली बात पार्लियामेंट के अधिकार पे हनन किया। क्यों? कानून बनाना किसका काम है, किसको ड्यूटी दी गई है? पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर को। इन्होंने कानून बना दिया जो उनका अधिकार नहीं था। तो सीधा इन्होंने एंक्रोचमेंट किया संसद के अधिकार के ऊपर। समझ गए ना बात आप? संसद के अधिकार पे इन्होंने एंक्रोचमेंट किया। उसके बाद आगे और बताऊंगा मैं। इन्होंने जो काम बिल्कुल संसद को करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, इन्होंने वो भी कर दिया। और मजे की बात यह है, इन्होंने ये कानून जो बनाया ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। किस लिए? कोलेजियम का जिक्र पूरे संविधान में कहीं पे नहीं है। इट इज नोवेयर मेंशन्ड। और जब जो चीज संविधान में मेंशन ही नहीं है, तुम उसके ऊपर अगर कानून बनाओगे तो अपने आप वो इलीगल तो हो ही गया ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि 1981 में इंदिरा गांधी के टाइम में एक केस चला था सुप्रीम कोर्ट में, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वो एसपी गुप्ता भी एक वकील थे। तो सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों के अपॉइंटमेंट हुए थे जो एडहॉक थे, टेम्परेरी थे। उसने ये कहा कि जी ये जो अपॉइंटमेंट है, ये संविधान की फलाना फलाना धाराओं के विपरीत है, ये गलत है। उसने, एसपी गुप्ता ने अपनी याचिका में, पिटीशन में कहीं डिमांड नहीं किया था कि आप कोलेजियम बनाइए। उसने नहीं कहा था कहीं पे। जब उसकी सुनवाई हुई तो चीफ जस्टिस थे पीएन भगवती, उनकी अध्यक्षता में 7 जजों की बेंच ने सुनवाई की थी और भगवती ने प्रपोज किया था कोलेजियम। आप देखिए उस वक्त प्रपोज किया था उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया था। क्यों? ऑर्डर देते तो तुरंत इम्प्लीमेंट होता, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने एडवाइस किया था। अब वो जो केस था
वो फर्स्ट जज केस कहलाता था। ऐसे 4 जज केस हुए हैं, तो वो एसपी गुप्ता का केस फर्स्ट जज केस था। उसको ट्रांसफर ऑफ जजेस भी केस भी कहते हैं। तो उसके अंदर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो राष्ट्रपति की एक अधिकार है जजों को अपॉइंट करने का विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो प्राइमेसी जो है ना उसकी, जो उसकी जो मतलब अधिकार है, वो बरकरार रहेगा। कब तक? 12 साल तक। वो उस वक्त उसके अंदर चेंज नहीं ला सकते थे। क्यों? अम्मा जी बैठी थी, इंदिरा गांधी, हम्म। है ना। तो उन्होंने उसको 12 साल के लिए वो एक तरह से होल्ड कर दिया कि राष्ट्रपति इनको कंसल्ट करके अपॉइंटमेंट करते रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया, उसी जजमेंट के अंदर एक इशू था जो एसपी गुप्ता ने रखा था कि जी जो सरकार कुछ चीजें ऐसी हैं जो छुपा लेती है, वो लोग हमें पूरी तरह से इंटीमेशन नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट में कोई देश की सुरक्षा का मामला है तब तो आप इंफॉर्मेशन रोक सकते हैं, अदरवाइज सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्या बात है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। खुद की कितनी ट्रांसपेरेंसी करते हैं, खुद की ट्रांसपेरेंसी देखिए ना। और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19.1 के अंदर जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो लोगों को मिलना चाहिए। आपके पास आप अपने पास कुछ चीज छुपा के नहीं रख सकते। एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये जो प्राइवेसी की जो ओपननेस की ट्रांसपेरेंसी बात करते हैं, ये देखिए कि अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटी डिक्लेयर नहीं करते ये, है ना। मैंने और बिना किसी मतलब रूल रेगुलेशन फॉलो करते हुए ट्रांसफर करते हैं जजों की। मैंने पिछले साल एक आरटीआई लगाई थी, उसमें मैंने इनसे पूछा था सुप्रीम कोर्ट से कि आप जो हैं जो ट्रांसफर करते हैं जजों के, हाई कोर्ट के जजों के, तो कोई आपने कोई ट्रांसफर गाइडलाइंस बनाई हुई है? कहते हैं हाँ बनाई हुई है। तो मैंने कहा उसके अंदर जो ट्रांसफर होते हैं जजेस, उनकी सीनियरिटी भी वैल्यू करती है, मैटर करती है कि सीनियर जज ट्रांसफर होगा या जूनियर ट्रांसफर होगा। आपको तज्जुब होगा जान के। उन्होंने कहा यस इट मैटर्स। लेकिन जुलाई में ही लास्ट ईयर इन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट के ऐसे इतने जजेस ट्रांसफर किए थे जो कि सीनियरिटी में बहुत नीचे थे। किसी का नंबर 25 था, किसी का 28 था, किसी का 30 था, और मेरे को कह रहे हैं कि हाँ सीनियरिटी मैटर करती है, प्लेसमेंट मैटर करती है। अब चलिए आगे चलते हैं हम। इसके बाद क्या हुआ, सेकंड जज केस आया। सेकंड जज केस किसी वकीलों के ऑर्गेनाइजेशन ने लगाया था। उसके अंदर इन्होंने क्या फैसला किया, वो फैसला सुनने वाला है। इन्होंने 3 जजों का कॉलेजियम बना दिया। वहां कॉलेजियम पैदा होता है 1993 में, 6 अक्टूबर 1993 में ये फैसला आया था। उसमें ये कॉलेजियम पैदा हुआ। मतलब जो भगवती ने 12 साल पहले कहा था, वो 12 साल के बाद 1993 में एग्जिस्टेंस में आया। और इन्होंने कहा कि 3 जजों का कॉलेजियम बनेगा और उसको राष्ट्रपति कंसल्ट करेंगे। कंसल्ट नहीं करेंगे, इन्होंने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये शब्द मेंशन्ड है कि प्रेसिडेंट विल कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर पीपल फॉर मेकिंग अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इन्होंने कहा कि नियुक्ति के लिए कंसल्टेशन नहीं, कंकरेंस होनी चाहिए। यू हैव टू कंकर विद द चीफ जस्टिस। मतलब चीफ जस्टिस जो कह रहा है वो आपको हाँ करना ही करना है। ये बहुत बड़ा झोल था, जो गड़बड़ घोटाला इन्होंने किया। क्यों? क्योंकि ये शब्द जो है कंसल्टेशन का, ये संविधान में लिखा हुआ है। उसको अपने कंसल्टेशन को कंकरेंस कर दिया। ये तो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो गया। अमेंडमेंट हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कौन कर सकता है? बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। वेयर एज यू डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पब्लिक। तो आपके पास तो कोई वो पावर ही नहीं। ये धांधला किया इन्होंने। इसको मैं कहता हूँ सुमित जी, कड़वे शब्दों में, ये ऊपर गुंडागर्दी थी। इसके बाद क्या हुआ साहब, इन्होंने ये भी कहा था सेकंड जजमेंट में कि सीनियर मोस्ट जज में जो होगा, सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का, वो चीफ जस्टिस होगा। लेकिन जो चीफ जस्टिस रिकमेंडेशन देगा वो अपने 2 जजों से कंसल्ट करके देगा। मगर उसकी रिकमेंडेशन में चीफ जस्टिस की अपनी ओपिनियन जो है वो मैटर करेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि चीफ जस्टिस चाहे तो सीनियर मोस्ट को रिकमेंड भी ना करे। अभी कहीं तो लिखा हुआ है कि जी उसके अंदर सेकंड अमेंडमेंट में, सेकंड जजमेंट में कहा गया, और कहीं ये लिखा हुआ है कि जी 1970 के बाद जो इंदिरा गांधी ने सीनियरिटी बाईपास करके चीफ जस्टिस बनाए थे, उसके बाद ये प्रैक्टिस बन गई। अगर इसको प्रैक्टिस भी माना जाए तो ये जरूरी नहीं है कि सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस बने।
ये प्रैक्टिस है, लॉ नहीं है। हम्म। बात समझ गए ना मेरी? लॉ नहीं यस है यस ये, यस। है ना? अब देखिए थर्ड जज केस आया 1998 में। सरकार ने, प्रेसिडेंट थे कौन, मैं नाम बोलूं, शंकर दयाल होंगे उस वक्त। नहीं शंकर दयाल नहीं थे वो, चलिए मैं नाम भूल रहा हूँ, कोई बात नहीं। उन्होंने उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 143 में एक क्लैरिफिकेशन मांगा था, ओपिनियन मांगी थी, और भाइयों ने 9 जज की बेंच बैठा दी। ओपिनियन क्या दिया? ये जो कोलेजियम है ये 3 जज से बढ़ा के 5 जज का कर दिया जाएगा। परमानेंट मोहर लगा दी उसके ऊपर। परमानेंट मोहर लगा दी है। और इन्होंने एक जगह ये भी कहा था कि अगर एक बार जो रिकमेंडेशन दे दी कॉलेजियम ने, तो वो प्रेसिडेंट अगर नहीं मानता और दोबारा दी गई वो रिकमेंडेशन, तो वो माननी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा। मोदी जी ने पिछले 10 साल में पता नहीं इनकी कितनी रिकमेंडेशन ऐसी तैसी की है, और कहीं कहीं तो माने ही नहीं है, कर लो जो करना कर लो। ये इतने इतने मतलब डिक्टेटर हैं कि देखिए, ईडी के डायरेक्टर थे संजय कुमार मिश्रा, हम्म। उसके लिए बी आर गवई क्या सवाल करता है सुप्रीम कोर्ट में, कहता है आपके पास ये संजय कुमार मिश्रा के अलावा कोई आदमी है ही नहीं, काबिल आदमी जो ईडी का डायरेक्टर बन सके, ये बोलता है। हम्म। तो मैंने एक बार इनको इनको ये अपने आर्टिकल में लिखा था, मैंने कहा भाई तुम इस सरकार से तो सवाल कर रहे हो, तुम बताओ कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का वकील था सौरभ कृपाल, उसको आपने अकेले को रिकमेंड किया था जज बनने के लिए, तो उसके अलावा लाखों वकील हैं, उनमें कोई इस काबिल नहीं था जो उसी को किया आपने। ये हालत है। फिर आगे चलिए, इसके बाद साहब मोदी जी जब आए तो उन्होंने आते ही काम किया, एनजेएससी बिल लेके आए, यस। नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन, और उस बिल के अंदर भी उन्होंने कहीं ये नहीं कहा हम कॉलेजियम को खत्म कर रहे हैं। मजे की बात यह है, उन्होंने एक नया प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस उस बिल के अंदर वो लेके आए। उसके अंदर साहब कौन कौन थे मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर एक कमेटी बनाई गई थी कि ये रिकमेंड करेगी जजेस अपॉइंटमेंट करने के लिए। उस कमेटी में कौन कौन था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 अन्य सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के, 3 हो गए, चौथा हो गया यूनियन लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री, 4 हो गए, और 5वां और छठा हुआ 2 एमिनेंट पीपल टू बी नॉमिनेटेड बाय ए कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना? नहीं होनी चाहिए। इन महाकलाकार लोगों ने, कनिंग लोगों ने क्या किया, ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया तो इन्होंने 4-1 के फैसले से उसको खारिज कर दिया कि ये कानून ठीक नहीं है। पहली बात तो ये है सुमित जी, अब कैसे करते मैं नहीं जानता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के जज थे वो, उनको इसको खारिज करने का अधिकार नहीं था। क्यों? क्यों? वो खुद इंटरेस्टेड पार्टी थे, वो खुद स्टेक होल्डर थे। भाई मेरे खिलाफ कोई मामला है जिसके अंदर मैं अधिकारी हूँ, तो मैं उसके ऊपर न्याय कैसे करूँगा? इन्होंने कर दिया। तो गवर्नमेंट ने उसको चेंज करना चाहा, लेकिन इन्होंने उस अटेम्प्ट को फेल कर दिया। अब देखिए, इस मेरे पास पूरी लिस्ट है, कम से कम 30 जज ऐसे हैं जिनके पारिवारिक बैकग्राउंड है। तो ये जो मोदी जी परिवारवाद बोलते हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट भूल जाता है कि इसके अंदर वो हमारे को भी अटैक कर रहे हैं, वो परिवारवाद हमारे ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर रहे हों, इसलिए हमें दूर रहना चाहिए। फिर क्या होता है साहब, इन्होंने ऐसी गंद मचा रखी है, जो मर्जी अपॉइंटमेंट कर दे। आप देखिए, एक जज जिसको भर्ती किया आपने सुप्रीम कोर्ट में, उसकी 8 साल की सर्विस अभी है, 8 साल की सर्विस, वो तो मौत लेगा, मौत लेगा 8 साल तक। उसके बाद भी फिर वो उनको सारी फैसिलिटीज मिलती है। इसलिए मेरा कहना ये है कि कॉलेजियम को कोई भी जज की अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसकी सर्विस 4-5 साल से ज़्यादा हो, क्योंकि साहब जितने लंबे टेनर होता है ना, उतना लंबा फिर उसका जो हेरा फेरी का मामला है ना, वो चालू हो जाता है, धांधली का पीरियड शुरू हो जाता है। ठीक है सुभाष जी, आपने 2 चीजें समझाई आज जो मुझे थोड़ी तंग भी कर रही हैं। एक, आपने बोला ये कॉन्स्टिट्यूशन में कॉलेजियम वर्ड था ही नहीं, दैट मीन्स ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है कॉलेजियम जी। और दूसरा आपने बोला कि जब एनजेएसी गवर्नमेंट लेकर आई, मोदी गवर्नमेंट 2014 में लेकर आए, तो जो इंटरेस्टेड पार्टी है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ही मना कर दिया कि असि इन्हों इंप्लीमेंट नहीं होने देना।
नहीं होने तो देंगे। जब ये 2 चीज़ें सामने हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी हैं, उसके बाद हाँ, आप उसके ऊपर फैसला भी नहीं दे सकते। तो जी। मोदी जी ने पिछले 10 सालों में इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया? जब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, क्या मोदी जी की टीम को नहीं दिखाई देता था? भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो था, तभी तो उन्होंने हटाने की कोशिश की उसको, एक नया हुँ, बिल लाके, वही तो कोशिश की उन्होंने। लेकिन उसको जब उन्होंने उसको खारिज कर दिया, देखिए मोदी जी का आपको मैं बताऊँ, ही डज़न्ट गो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हुँ, कानून से हट के कभी कोई काम नहीं करता। अब ये हो सकता है कि उनके दिमाग में कोई और चीज़ चल रही हो, लेकिन इसका इलाज मेरा ख्याल है, इसका इलाज होगा ज़रूर, सूनर और लेटर। पर इलाज अब है जी क्या? आपने मेरे से पूछा कि इसको हटाया कैसे जाए, इसको खत्म कैसे किया जाए? मैं तो, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की जगह होता तो आई वुड हैव स्ट्रेटवे कॉल्ड द चीफ जस्टिस इन माय ऑफिस, और मैं उसको कहता कि मिस्टर चीफ जस्टिस, ये जो आपका कोलेजियम है, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ इलीगल, वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो इट एनी मोर। आप या तो हमारे एनजीएससी को वापस लाइए, या इसको तो हम नहीं चलने देंगे। बड़ी हुँ, सिंपल सी बात है। और मैं कहता हूँ कि ये प्रेशर अगर डाला जाएगा इनके ऊपर, तो ये तो भाग खड़े होंगे, ये भाग खड़े होंगे। सर आप ये देखिए, मैं तो और भी आपको एक बात बताता हूँ, मैंने शायद उस दिन भी बोली थी, गवर्नमेंट अभी कुछ ना करे फॉर द टाइम बिंग, जब तक ये कॉलेजियम खत्म होने की प्रक्रिया नहीं होती है, गवर्नमेंट सीधा कह दे, आपको कोई भी जज की रिकमेंडेशन करनी है, उसके उसके परिवार की असेट्स एंड लायबिलिटी साथ लगा के भेजो। हुँ। कोई नहीं भेजेगा, नहीं भेजेगा, ठीक है, हम अपॉइंटमेंट नहीं करते। बड़ी सिंपल सी बात है। नहीं सुभाष आपने जी, मेरे से आपने बोला आपने अगर शुरू आप प्रधानमंत्री होते, तो आप पहले दिन ही ये काम कर लेते। मुझे लगता है एक मूवी आई थी अनिल मैं तो कपूर यही की। करता ही, नहीं वो मैं एक तो दिन के लिए काम करता ही, आपको उनको 1 लाओ दिन के बुला लिए के। प्रधानमंत्री बना देते हैं। आप पहला काम यही कर दीजिए। मुझे लगता है कॉलेजियम का कोड उसी दिन खत्म हो जाएगा। आपने जो मेरे से पूछा ना कि ये कोलेजन को खत्म कैसे किया जाए, तो इसका तरीका यही है, ये अदरवाइज हुँ, खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि पता है ये कोलेजियम क्या, इसके अंदर पूरा सुप्रीम कोर्ट में एक एक वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कोटेरी, कोटेरी कोटेरी बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं चंडाल चौकड़ी। कई कई चंडाल चौकड़ी चल रही है वहां पर। हुँ, एक वकील एक जज से फिट है, दूसरा वकील दूसरे जज से फिट है, तीसरा वकील जो है चीफ जस्टिस से फिट है। सब अपने अपने उन्होंने कॉन्टैक्ट ऐसे कर रखे हैं कि उनके सिवा, भाई वो जो चाहेगा एक कपिल सिब्बल के मेरा के इसके पास जाए, उसी के पास जाएगा, कोई हुँ। और किसी के पास जाएगा। और फिर ये कितना लंबे लंबे केस खींचते हैं, कितने लंबे लंबे, आप कल्पना नहीं कर सकते साहब, यू कैन नॉट इमेजिन। ये आपको मैं नहीं सर, एक वो केस, तो केजरीवाल के एक केस में हमने देख लिया। सिंघवी ने हाँ बोला इस जज से मेरी बड़ी अच्छी सांठगांठ है, हाँ मैं ये केस वहां हाँ पे लगाऊंगा, तुम्हें बरी हो जाओगे। उसने हाँ अपनी बरी करने के लिए या बेल की फाइल भी लगाई नहीं है। इन हाँ जिसको बोलते हैं मक्कार धोखेबाज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और पार्टी ने उसे बेल भी दे दी, जिस आदमी ने बेल हाँ। मांगी ही नहीं है। आपको मैं एक केस बताता हूँ, आप ताज्जुब होगा आपको सुन के। 2005 में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 5% मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन दिया, 5%, जो बिल्कुल इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन वो दे दिया वहाँ की असेंबली ने। उस केस में 5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच क्या कहती है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं मुस्लिम्स के, उनको रिजर्वेशन दीजिए आप। मेन पिटीशन के ऊपर, मेन मामले पे जजमेंट नहीं दिया, लेकिन ये इतनी सहूलियत दे दी इनको। उसके बाद वो केस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे गया हुआ था। 2005 से देखिए 2024 तक, सुमित जी कितने साल हो गए, 19 आज साल हो गए सर 19 साल। अभी तक फैसला नहीं किया। ये ये चीटी की चाल चलने वाली बात है ये। सर वो इतना बड़ा मैटर है, रिलीजन के हाँ बेस के ऊपर रिजर्वेशन, हाँ, उसके ऊपर फैसला नहीं दिया है, लेकिन केजरीवाल की फाइल पहुंचेगी तो दोपहर को ही फटाफट सुनवाई शुरू हो जाती है। फटाफट, बतेरे बतेरे के सर, मेरे पास तो लिस्ट है इतनी कि मैं आपको क्या बताऊं। लालू यादव, इसको आप जानते हो, 32.5 साल की सजा हो रखी है। हम्म 32.5 साल, 5 केस में। हम्म एक केस में सीबीआई ने कहा पिछले दिनों, 2 साल पहले, इसकी बेल कैंसिल कर दो, ही इज मिसयूजिंग दी बेल। सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है 4 साल के बाद बेल कैंसिल करना इट इज नॉट एडवाइजेबल। बतलाइए, 4 साल के बाद, जबकि जब उन्होंने अप्लाई किया था कैंसिल करने के लिए 2 साल हुए थे, लटकाए रहे। हम्म आप कह रहे 4 साल हो गए जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस केस का फैसला 2013 में हुआ था,
11 साल पहले, उसका तो कुछ होगा ही नहीं। बिकॉज़ आपने 13 साल से उसके अंदर अपील जो पड़ी है हाई कोर्ट में, वो तो पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। वहाँ सुनवाई नहीं हो रही, तो वहाँ से हो चुकेगी, तुम्हारे पास आएगा केस, 10 साल तुम लगा दोगे। सही बात है। तो ये हालत है इनकी। अब देखिए, जो सलमान खान है, सलमान खान का हिट एंड ट्रायल केस था ना, सर 1 साल, 1.5 साल में ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद हाई कोर्ट से फैसला हो गया। वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट आई। 2016 में फाइल की थी अपील, आज 2024 है, 8 साल से फैसला नहीं हो रहा है। बड़ा हुआ केस। यस 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 सर, और क्या, नेशनल हेराल्ड का केस हो, सोनिया गांधी का हो, राहुल गांधी का हो, जीजा जी का हो, कोई केस की डेट भी नहीं दी जाती है। डेट भी नहीं दी जाती। तो ये जो कोड है, आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया, कोड। अभी समाप्ति करते हैं इसके ऊपर। आपने जैसे समझाया है, ये कोड कैसे शुरू हुआ, लोगों को, मैं कहता हूं किसी को भी पता नहीं होगा ये कहां से शुरू हुआ, कैसे इन्होंने अपनी जड़ें मजबूत कर ली। मोदी जी ने खराब खत्म करने की बात बोली थी, इन्होंने नहीं होने दी, क्योंकि ये धांधली भी बंद हो जाती। ये जो रोज पैसों के सामने नाचना शुरू कर देते जजेस हमारे, ये बंद कर देते। इसीलिए इन्होंने इसको इंप्लीमेंट नहीं होने दिया एनजेएसी को। हमें उम्मीद है 2024 में मोदी जी घायल शेर की तरह है, और इस बार इसका इलाज किया जाएगा, और करना भी चाहिए। और अगर ना किया तो सुभाष जी आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना देंगे, और आप तो पहले दिन ही आपने सोल्यूशन दे दिया है कि इसको ठीक कैसे कर रहा है। मैं तो बड़ा इस मामले में स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अरे होना भी ऐसा ही चाहिए। और मुझे ये बात पसंद आई है कि चीफ जस्टिस को बुलाकर एक ही बात बोली जाए, बेटा इसको, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको खत्म कर दे, वरना तुम सबको खत्म कर दिया जाएगा। और यही एक तरीका है, हार्ड तरीके से ही आपको चीजों को ठीक करना पड़ता है। कहीं ना कहीं जो मोदी जी सबका साथ सबका विकास वाली पॉलिसी लेके चलते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसे डाइल्यूट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल 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 करना पड़ेगा। अब समय आ गया है। ठीक, अभी समय आ गया है कि ये पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। मोदी जी, तुसी सुभाष जी की बातें सुनते हो, हमें मालूम है, अब ये आपको सुनना पड़ेगा और इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। दोस्तों, जो सुभाष जी ने एक सुझाव दिया है, आपने सुना होगा, लेकिन साथ में अगर आपको भी लगता है कि कोलिजियम को खत्म करने का और कोई सुझाव है, आप वो भी दीजिए। हम लोग उसके ऊपर भी जो है सोच विमर्श जो होता है, डिस्कशन होती है, हम लोग करेंगे। उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनानी पड़ेगी, उसके प्रोज एंड कॉन्स करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं हम वो भी काम करेंगे। तो आपका जो सजेशन है वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। और सुभाष जी का भी एक चैनल है जो यूट्यूब के ऊपर इन्होंने अभी अभी शुरू किया है, उसके ऊपर भी ये बहुत चीजें हैं जिसके ऊपर ये अपने आर्टिकल्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। अब वहां जाकर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूं, आप जाइए, जाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए। आप हैरान रह जाएंगे, इतनी मेहनत करते हैं ये जो आर्टिकल्स को लिखने के लिए, और मैं बता नहीं सकता हूं। और मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं इनका। ये मेरी खुशनसीबी है, गुड लक है कि ये मेरे चैनल पर आ जाते हैं। तुच्छ सा आदमी हूं मैं, लेकिन फिर भी ये टाइम देते हैं, ये मेरी भी खुशनसीबी है। बट जाकर इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये हर रोज वीडियोस डालते हैं, उसके ऊपर देश हित में ही बातें करते हैं। तो सुभाष जी, थैंक यू सो मच, आप इतनी मेहनत करते हैं इस एज में आकर भी। तो थैंक यू एंड जय श्री राम। और मुझे उम्मीद है इस बार मोदी जी कोई ना कोई इसके ऊपर एक्शन लेंगे ही लेंगे। बिल्कुल, मेरे को उम्मीद है जी। थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.